महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुए हैं और यह श्रृंखला आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, केबीएस और जितने भी वनडे एग्जाम हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। साथियों, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और बहुत जल्दी प्रश्न को हम पढ़ेंगे। विकल्प आपको सॉल्व करना है। राहुल सांकृत्यायन की हिंदी का अर्थात हिंदी का राहुल सांकृत्यायन ने निम्न में से हिंदी का पहला कवि किसको माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? आपको समय मिलेगा 10 सेकंड। 10 सेकंड आपको समय मिलेगा आंसर देने के लिए, नहीं तो फिर हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। 10 सेकंड का समय दोस्तों। और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि, जिन्होंने सरहपा को किया होगा, बिल्कुल सत्य है। तो सरहपा के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सरहपा, इनका नाम क्या है? सरहपा। सरहपा भी इनका क्या है? नाम है। और इनका और नाम क्या है? सरोज वज्र। सरोज वज्र दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस नाम से भी पूछ सकता है, या फिर राहुल वज्र, या फिर राहुल वज्र के नाम से भी इनको हम जानते हैं। इसको सरहपा को हम जानते हैं। सरहपा हमारे कौन है? सरहपा को हमारे राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। सरहपा को, सरहपा की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। इससे दोस्तों क्या क्या है? चर्यापद है। क्या है? चर्यापद है। ठीक है, चर्यापद है। और उनकी रचना क्या है? दोहा कोश है। क्या है? दोहा कोश। ध्यान दीजिएगा, दोहा कोश। और क्या प्रश्न बना सकता है? ये 8वीं सदी के हैं। क्या है? 8वीं सदी के हैं। और क्या प्रश्न बना सकता है? ये सिद्ध कवि हैं। कौन कवि हैं? सिद्ध कवि हैं। दोस्तों ये सब प्रश्न ही बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सब सारे प्रश्न बन रहे हैं। और क्या है? 84 सिद्धों में इनकी गणना होती है। 84 सिद्धों में इनकी गणना होती है। किसकी? सरहपा की। सरहपा के इतने सारे नाम हैं, ध्यान दीजिएगा। सरहपा के इतने सारे नाम हैं। सरहपा को माना है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि। सरहपा को माना है, इनके नाम क्या है? सरोज वज्र हो गया, राहुल वज्र हो गया, चर्यापद भी इन्होंने लिखा है। और इनकी रचना क्या है? दोहा कोश है। 8वीं सदी के यह सिद्ध कवि माने जाते हैं और 84 सिद्धों में इनकी गणना होती है। शालिभद्र सूरी को देख लेते हैं। शालिभद्र सूरी को किसने माना है? गणपत चंद्रगुप्त ने। किसने माना है? शालिभद्र सूरी को माना है। शालिभद्र सूरी, ठीक है, शालिभद्र सूरी को माना है। दोस्तों जो हमारे शालिभद्र सूरी है, हाँ, माना है गणपत चंद्रगुप्त ने। किसने माना है? गणपत चंद्र गुप्त ने किसको माना है? शालिभद्र सूरी को। और इनकी रचना क्या है साथियों? भरतेश्वर बाहुबली। क्या है? भरतेश्वर बाहुबली। इन सब चीजों को आप पढ़ते हुए चलेंगे, तब आप अपनी परीक्षा को अच्छे से कर पाएंगे। इसको आप शॉर्ट से ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ चीजें और लिख दें। सिर्फ हमारे प्रश्न को सॉल्व करने का मतलब यह नहीं है। चंद्रबरदाई को किसने हिंदी का पहला कवि माना है? साथियों, चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि माना है आरसी शुक्ला ने। किसने माना है? आरसी शुक्ला ने। किसको माना है? चंद्रबरदाई को। चंद्रबरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? 69 समय है। नोट करना, 69 समय या फिर खंड। 69 समय या फिर खंड, इसको हम बोलते हैं पृथ्वीराज रासो। ठीक है, किसका वर्णन है? पृथ्वीराज का। चंद्रबरदाई को आरसी शुक्ला ने हिंदी का पहला कवि माना है। किसको? चंद्रबरदाई को। और इनकी रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इनकी रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है किसको? दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी नोट कर लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है? हिंदी का पहला कवि। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, किसको माना है? अब्दुल रहमान को। किसको माना है? नोट कर लीजिएगा, अब्दुल रहमान को। ठीक है, अब्दुल रहमान को माना है। अब्दुल रहमान की रचना क्या है? संदेश राशक। क्या है? संदेश राशक। नोट करिएगा, ये भी प्रश्न बन जाएगा। संदेश राशक किसी रचना है? अब्दुल रहमान की। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। कितना है? 6 ऋतुओं का वर्णन है। और इसमें क्या है? यह एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। ठीक है, क्या संदेश राशक क्या है? एक खंड काव्य है। किस भाषा में लिखा गया है? अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवहट्ट भाषा में।
अवहट्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिगड़ा हुआ रूप, विकृत रूप या फिर गिरा हुआ रूप। ठीक है। पृथ्वीराज रासो के संबंध में एक लाइन है कि 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण आ ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। क्योंकि जब महमूद गजनबी ने पृथ्वीराज की आंखें निकाली थी तो उस समय चंद्रबरदाई वहां पहुंचे थे और उनको देख करके बहुत ही पीड़ा और दुख का अनुभव हुआ पृथ्वीराज को देख करके। तो पृथ्वीराज की, क्योंकि पृथ्वीराज जो थे वो चंद्रबरदाई की भाषा को समझते थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो पृथ्वीराज हैं वो बिल्कुल धनुष बाण में बहुत ही तीव्र हैं। तो उन्होंने इसी प्रकार से जो सुल्तान था बहुत ऊपर बैठ गया उनके धनुष बाण को देखने के लिए। और फिर उस समय क्या था, हमारे चंद्रबरदाई ने इसी लाइन को कहा था कि 8 बांस 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। दोस्तों इस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना था? अब्दुल रहमान को। और इनकी रचना क्या है? संदेश रासक। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। यह एक खंड काव्य है और किस भाषा में लिखा गया है? अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। ठीक है। गुलेरी ने किसको माना था? मुंज को माना था। गुलेरी ने हिंदी का पहला कवि गुलेरी ने किसको माना था? नोट करिएगा, मुंज को। तो इस प्रकार से ये सब प्रश्न रनिंग प्रश्न है, कहीं न कहीं से प्रश्न को उठा लेता है। ठीक है। गुलेरी ने किसको माना था? मुंज को माना था। ठीक है। गुलेरी ने किसको माना था? मुंज को माना था। और शिव सिंह सेंगर ने किसको माना था? शिव सिंह सेंगर हैं, मिश्र बंधु हैं। ठीक है, मिश्र बंधु। और एक और है हमारे ग्रियर्सन। कौन है? ग्रियर्सन। इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना था पुष्य दंत को। किसको माना था? पुष्य दंत को। नोट करिएगा दोस्तों, ये तीनों लोग हिंदी का पहला कवि किसको माने हैं? पुष्य दंत को माने हैं। ठीक है। और हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको माना था दोस्तों? डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकीकार हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको माना था? स्वयंभू को माना था। किसको माना था? स्वयंभू को माना था। ठीक है। स्वयंभू को माना था हिंदी का पहला कवि। और इनकी रचनाएं क्या है? इनकी रचनाएं हैं पौमचरिव है। ठीक है, नोट कर देते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना था स्वयंभू को। इनकी रचना है पौमचरिव। क्या है? पौमचरिव और रिठ्ठेरणेमी। ठीक है, रिठ्ठेरणेमी है और पौम छंदो पौम है या छंद पौम, ऐसे ही मान लेते हैं। पौम में किसकी रचना है? इसमें राम और सीता की रचना है और इसमें जो है कृष्ण का वर्णन है और यह क्या है? व्याकरण शास्त्र है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना था। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको माना था? स्वयंभू को। गणपत गुप्त ने किसको माना था? शालिभद्र सूरी को। इस प्रकार से जो हमारे आशीष शुक्ला है किसको माना था? चंद्रबरदाई को। दोस्तों इस प्रकार से आप इसको सराहता को किसने माना था? राहुल सांस्कृत्यायन ने माना था। शालिभद्र सूरी को किसने माना था? गणपत गुप्त ने, जिनका भारतेश्वर बाहुबली का नम्रता किसने माना था? हमारे चंद्रबरदाई को आशीष शुक्ला ने माना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर हमने आपको कम से कम 10 क्वेश्चन करा दिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति के समकक्ष कहने वाले कवि। बहुत बेहतरीन प्रश्न है साथियों। कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति के समकक्ष कहने वाले कवि कौन है? निराला है। नोट करिएगा, निराला। और निराला द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी थी? एक बेहतरीन प्रश्न आपके लिए साथियों। निराला द्वारा संपादित पत्रिका। ठीक है, निराला द्वारा संपादित पत्रिका इसमें हमारे हैं, इसके संपादक हैं हमारे महादेव प्रसाद। कौन है? महादेव प्रसाद। ठीक है, और हमारे हो जाएंगे महादेव प्रसाद हैं और महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। और इसके बाद हमारे ये हो जाएंगे निराला। निराला कहाँ से प्रकाशित होती थी? प्रयागराज से। कहाँ से होती थी? प्रयागराज से। कब हुई थी? 1923। इस प्रकार से दोस्तों यह प्रश्न बनते चले जाते हैं। निराला द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी थी? तो मतवाला थी। ठीक है, कौन सी पत्रिका थी? मतवाला। अब ये तीनों लोग क्या है? इसके संपादक है। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन मतवाला पत्रिका के संपादक नहीं है, ऐसे निगेटिव में पूछेगा।
तो हमारे महादेव प्रसाद हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, और हमारे कौन हो गए, निराला हो गए। ठीक है दोस्तों, मतवाला सॉरी यहाँ पर महादेवी वर्मा नहीं होगी, सो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि हो गई थी। ये हमारे हो जाएंगे शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय हो जाएंगे, शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय की रचना है देहाती दुनिया, बहुत ही बेहतरीन फेमस रचना है, कई बार पूछी भी गई है देहाती दुनिया। तो मतवाला के जो हमारे संपादक हैं दोस्तों, हमारे कौन है, महादेव प्रसाद हो गए, शिव पूजन सहाय हो गए, और इससे शिव पूजन सहाय हो गए, और हमारे क्योंकि कौन हो गए, निराला हो गए, कौन हो गए, निराला हो गए, शिव पूजन सहाय, निराला, और यह प्रयागराज 1923 में होती थी। ठीक है, जो हमारी चांद पत्रिका है, चलो चांद को देख लेते हैं। चांद पत्रिका, चांद पत्रिका के संपादक हमारे हैं राम हरक सिंह। ठीक है, राम हरक सिंह और महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, और हमारे हैं नंद दुलारी तिवारी। यह पत्रिका प्रयागराज से, कहाँ से, प्रयागराज 1922। ये भी हमारी क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, प्रभा पत्रिका कालूराम, कहाँ है, कालूराम 1923। इस प्रकार से मैंने आपको इनके सारे सॉल्यूशन भी करा दिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 1947 में जो लिपि सुधार समिति गठन की, उसके अध्यक्ष कौन थे? एक बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिपि सुधार समिति की, उसके अध्यक्ष कौन थे? जिन्होंने, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है, महात्मा गांधी। कचहरियों में नागरी प्रारंभ हुआ, लिपि का प्रयोग कब से माना जाता है? कचहरियों में नागरी प्रारंभ, जो नागरी लिपि है उसका प्रारंभ, जिन्होंने बी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन साथियों, जो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, जहां भी व्याख्या होगी हम करते चलेंगे। तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया? तपसी शाखा का पल्लवन, यहाँ ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन है दोस्तों कीलदास हैं, द्वारकादास हैं, कृष्णदास हैं, और हमारे अनंत दास हैं। जिन्होंने ए ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है, कीलदास। अगला क्वेश्चन, जगत विनोद के रचयिता कवि कौन है? जगत विनोद के रचयिता यहाँ पर पूछा है, तो जिन्होंने बी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है। जगत विनोद किसका है? पद्माकर का है। किसका है? पद्माकर। ठीक है, जगत विनोद किसका है? पद्माकर की रचना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक यहाँ पर आपको मिलान करना है, सूची का मिलान करना है, सूची का मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पर आपके 4 प्रश्न बनते हैं, भले ही देखने में एक प्रश्न लग रहा है, लेकिन ऑप्शन 4 बनते हैं। तो इसका मिलान कैसे होगा? जिन्होंने, चिंतामणि किसकी रचना है? चलो, जिन्होंने 4 किया है, राइट है। चिंतामणि किसकी रहे? कवि कुल कल्पतरु, चिंतामणि की रचना है। ठीक है, देव की रचना क्या है? शब्द रसायन, देव की रचना शब्द रसायन। कुलपति की रचना रस रहस्य, और भिखारीदास की रचना काव्य निर्णय। इस प्रकार से यहाँ 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना केशव की नहीं है? बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। इसमें से कौन सी रचना केशव की नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर निगेटिव पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा पद्माभरण। एक किसकी रचना है? पद्माकर की, पद्माभरण। ठीक है, ये क्या है? पद्माभरण है। बाकी तीनों रचनाएं, ये तीनों रचनाएं केशव की हैं। रसिक क्रिया, विज्ञान गीता और रतन बावनी, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? केशव की हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पूर्वी हिंदी का विकास यहाँ पूछा है, तो जिन्होंने बी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है, अर्धमागधी अपभ्रंश। यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी? पूर्वी हिंदी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पूर्वी हिंदी। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश में हमारी पूर्वी हिंदी जाती है। अब इसमें कितनी बोलियां हैं दोस्तों? इसमें कितनी बोलियां हैं? ठीक है, इसमें कितनी बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी में हमारी आ जाती है अवधी। क्या आ जाती है? अवधी। ठीक है, अवधी बघेली, अवधी बघेली। और क्या आ जाती है? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, यहाँ पर ट्रिक का अगर ट्रिक याद करना है तो ए, बी और सी, ट्रिक भी याद कर सकते हो। पूछ लेगा कि अर्धमागधी क्या है? अर्धमागधी क्या है? अपभ्रंश है। क्या है?
अपभ्रंश है, ठीक है। ये क्या है? अपभ्रंश है। अपभ्रंश का मतलब होता है विकृत रूप। क्या होता है? विकृत रूप या फिर बिगड़ा हुआ रूप। क्या है? बिगड़ा हुआ रूप, जिसको हम क्या कहते हैं? बिगड़ा हुआ रूप। इस प्रकार से हमारी जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और जो हमारा ये अर्धमागधी है, ये क्या है? अपभ्रंश है। जैसे हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश हो गया, मागधी अपभ्रंश हो गया, सौरसेनी अपभ्रंश हो गया। ये हमारे भोलेनाथ तिवारी ने 7 अपभ्रंश बताए हैं। कितने बताए हैं? 7 अपभ्रंश बताए हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संदेश राशक के रचयिता। अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था, संदेश राशक के रचयिता। यह प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। संदेश राशक के रचयिता दोस्तों, किसी का भी यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। संदेश राशक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की है। किसकी रचना है? अब्दुल, जिन्होंने डी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है। अब्दुल रहमान को पहला कवि किसने माना? अब्दुल रहमान को दोस्तों पहला कवि किसने माना? अब्दुल रहमान को पहला कवि किसने माना है? अब्दुल रहमान को, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी किसने माना है? हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। नोट करिएगा, फिर यहाँ से आपको हम नोट कर दे रहे हैं। हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को पहला कवि माना है। अब्दुल रहमान, इनकी रचना क्या है? संदेश राशक, ऊपर लिखा है, ठीक है। क्या है? संदेश राशक। संदेश राशक इनकी रचना है, ठीक है। इसमें क्या है? 6 ऋतुओं का वर्णन है। कितने? 6 ऋतुओं का वर्णन है, ध्यान दीजिएगा। और यह एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इंदौर, उज्जैन, देवास में बोली जाने वाली बोली का नाम, ध्यान दीजिएगा। ये बोली है, बोली का नाम इंदौर, उज्जैन, देवास में बोली जाने वाली बोली का नाम इंदौर, उज्जैन, देवास। इंदौर, उज्जैन, देवास में बोली जाने वाली बोली का नाम मालवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालवी। अगला क्वेश्चन जल्दी से कराते हैं साथियों। देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या। देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की, तो बेसिक प्रश्न है इसमें। जिन्होंने ए ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक। बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। इन्होंने के कामराज का बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, पौम चरियु के रचनाकार। पौम चरियु के रचनाकार, अभी इसके पहले भी मैंने आपको बताया था पौम चरियु। पौम चरियु किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू को पहला कवि किसने माना है? हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है, ठीक है। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। स्वयंभू की रचनाएं आपको मैंने लिखा ही दिया है। पौंचरिव, क्या है? पौंचरिव और रिठ्ठेड़ेम, रिठ्ठेड़ेम, ठीक है। रिठ्ठेड़ेम और क्या है? छंद, छंद पौम, छंद पौम, छंद पौम, यानी कि क्या है? रचनाएं हैं किसकी? स्वयंभू की। इसमें क्या है? राम सीता का वर्णन है। इसमें राम सीता का वर्णन है। इसमें राधा कृष्ण का वर्णन है। और ये क्या है? व्याकरण शास्त्र है। व्याकरण शास्त्र है। अगला क्वेश्चन है, शुद्धा द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? शुद्धा द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य, तो शुद्धा द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हमारे वल्लभाचार्य हैं। कौन है? वल्लभाचार्य, जिन्होंने बी ऑप्शन किया है राइट है। रामानुजाचार्य का कौन सा है? रामानुजाचार्य का है अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद हो गया। और रामानुजाचार्य का है द्वैतवाद है मध्वाचार्य का। द्वैतवाद, द्वैतवाद है मध्वाचार्य का। किसका है? मध्वाचार्य का। और इनका जो है रामानुजाचार्य का है, रामानुजाचार्य का है विशिष्टाद्वैतवाद। क्या है साथियों? विशिष्टाद्वैतवाद। ये किसका है? रामानुजाचार्य का है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हमारे वल्लभाचार्य हैं। रामानुजाचार्य का है विशिष्टाद्वैतवाद। और द्वैतवाद किसका है? मध्वाचार्य का है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक। बेहतरीन प्रश्न। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? इन्होंने ए ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन जिन्होंने किया है बिल्कुल राइट है। और इसके बाद
रामचंद्र शुक्ल का तो जान ही रहे, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। और इसके बाद विशाल भारत के संपादक इनमें से कौन है? विशाल भारत के संपादक, विशाल भारत क्या है? एक समाचार पत्र है, इसके हमारे संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। जिन्होंने बी ऑप्शन किया बिल्कुल राइट है। आनंद संवत की कल्पना किसने की थी? आनंद संवत की कल्पना, बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न है। आनंद संवत की कल्पना किसने की थी? जिन्होंने सी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति दोस्तों किसकी है? अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, यह पंक्ति किसकी है? देव की है। जिन्होंने सी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या आप तो मान ही रहे हैं 105, जिन्होंने 105 किया है बिल्कुल राइट है। श्रृंगार रस मंडल नामक रचना के लेखक कौन है? श्रृंगार रस श्रृंगार रस मंडल नामक रचना के लेखक जिन्होंने विठल नाथ को किया है बिल्कुल राइट है। विठल नाथ के 4 शिष्य हैं, ये अष्टछाप के कवि, उनकी गणना होती है दोस्तों। कौन है हमारे विठल नाथ के 4 शिष्य? गोविंद स्वामी, कौन है? गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी, छीत स्वामी, छीत स्वामी, ये हमारे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। कौन हो गए? चतुर्भुज दास, ठीक है, चतुर्भुज दास और नंददास, नंददास, ये कौन है? ये अष्टछाप के कवि हैं। तो 4 कवि इनके हो गए, 4 कवि हो गए वल्लभाचार्य के, वल्लभाचार्य के 4 कवि हैं, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास और कुंभन दास। तो 4 शिष्य हो गए वल्लभाचार्य के, ठीक है, 4 शिष्य हो गए वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य हो गए इनके विठल नाथ के। इसीलिए इसकी स्थापना हुई थी अष्टछाप की। किसकी हुई थी? अष्टछाप की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1565 में हुई थी, 1565 में हुई थी। अगला प्रश्न हम, अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित पुस्तक का नाम, ये तो आपको किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इन्होंने सी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? बेहतरीन प्रश्न साथियों, समय 10 सेकंड। कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? जिन्होंने सी ऑप्शन किया है राइट है। किसका है ये? लाला श्रीनिवास का है। किसका है? लाला श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास का है। क्या है? नाटक। लाला श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास का क्या है? नाटक है। नोट करना, बेहतरीन प्रश्न है। रणधीर प्रेम मोहिनी किसका है? लाला श्रीनिवास, 1882। जिन्होंने क्या लिखा था? परीक्षा गुरु उपन्यास। क्या लिखा था? परीक्षा गुरु उपन्यास लिखा था। निम्न में से दूरागत में समास होगा। बेहतरीन साथियों, देखते हैं किसी का गलत नहीं होना चाहिए। दूरागत, दूरागत में समास, दूर से आने वाला। जब इसको हम विग्रह करेंगे तो दूर से आने वाला, दूर से आने वाला, दूर से आने वाला, यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि दूर से आने वाला अलग होने की स्थिति है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इन्होंने तत्पुरुष समास किया, बिल्कुल राइट है। दूरागत में समास होगा, दूर से आने वाला। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक, देखिए भाई कौन सा क्वेश्चन सही है। जिन्होंने सी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है। श्रद्धाराम फ्लोरिका क्या है? भाग्यवती है। क्या है? भाग्यवती है। क्या है इनका? भाग्यवती। लाला श्रीनिवास का क्या है? परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु है 1882। और इनका है भाग्यवती। श्रद्धाराम फ्लोरिका। बालकृष्ण भट्ट का हो गया नूतन ब्रह्मचारी। हरिओ सिंह उपाध्याय नीचे है, इनका है अधिखिला फूल, अधिखिला फूल, अधिखिला फूल। और एक रचना, एक उपन्यास इनका और है अधिखिला फूल, और अधिखिला फूल, एक उपन्यास इनका और है दोस्त, अभी याद आ जाएगा। अधिखिला फूल है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। अधिखिला फूल है ठेठ हिंदी का ठाठ, ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधिखिला फूल। और इनका एक है ठेठ, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ। इधर है गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का अनुवाद शांत प्रतीक के नाम से किस हिंदी कवि ने किया? गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का अनुवाद, द ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया था? श्रीधर पाठक ने किया था। किसने किया था? श्रीधर पाठक ने, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना बच्चन की नहीं है?
कौन सी रचना बच्चन की नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है प्रभात फेरी, जिन्होंने बी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है। प्रभात फेरी, प्रभात फेरी है किसकी रचना? ये नरेंद्र शर्मा का है। किसका है? नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा की काव्य रचना है। ठीक है, बाकी तीनों रचनाएं बच्चन सिंह की हैं। बच्चन सिंह की है। अगला क्वेश्चन आप मानस की रचना किस, जिन्होंने सी ऑप्शन किया है राइट है। 2 वर्ष 7 माह वैष्णव की फिसलन नामक पुस्तक के लेखक, वैष्णव की फिसलन, वैष्णव की फिसलन नामक पुस्तक के लेखक हरिशंकर प्रसाद जिन्होंने किया है। इनकी इनका एक व्यंग्य है निंदारस, जो कक्षा 12 में है। ठीक है, कक्षा 12 में है निंदारस। ये क्या है? व्यंग्यात्मक निबंध है। व्यंग्यात्मक निबंध है। वैष्णव की फिसलन क्या है? एक व्यंग्य इनकी काव्य रचना है। किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक, जिन्होंने बी ऑप्शन किया बिल्कुल राइट है। काव्य शास्त्र का प्रश्न है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्षेमेंद्र है। ठीक है, कौन है? क्षेमेंद्र है। जिन्होंने बी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है। अलका, साथियों अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? अलका क्या है? चंद्रगुप्त की। जिन्होंने डी ऑप्शन किया बिल्कुल राइट है। अलका जयशंकर प्रसाद किस नाटक की पात्रा है? तो चंद्रगुप्त की है। नए इलाके काव्य रचना किसका है? नए इलाके काव्य संग्रह, नए इलाके काव्य संग्रह किसका है? जिन्होंने ए ऑप्शन किया बिल्कुल राइट है। उदय प्रकाश का है। उदय प्रकाश का है नए इलाके काव्य संग्रह। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा अस्वीकार है? एक अलंकार का भेद। चारों हैं, चारों में से एक कथन गलत है, उसी को आपको अलग करना है। तो दोस्तों काव्य अलंकार कोई अलंकार नहीं, बाकी तीनों है। अर्थांश शब्द है, उभय अलंकार है। काव्य अलंकार कोई नहीं, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुमित वाद के प्रवर्तक का नाम, बेहतरीन प्रश्न है। अनुमित वाद के प्रवर्तक का नाम दोस्तों फटाक से जल्दी से जितना जल्दी सके आप इसको ला करते रहिए। जिन्होंने डी ऑप्शन किया है राइट है आचार्य शंकुक। जिन्होंने डी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है। इनमें से त्रिलोचन का काव्य कौन सा है? त्रिलोचन शास्त्री, त्रिलोचन शास्त्री का इसमें से पूछा गया है। इनकी कौन सी रचना है? त्रिलोचन शास्त्री का काव्य कौन सा है? आंगन के पार द्वार, तुम्हें सौंपता हूँ, हिम किरीटनी। दोस्तों 36 नंबर तुरंत फटाफट टिक करिए। 36 नंबर में जिन्होंने बी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तुम्हें सौंपता हूँ, साय में धूप, आंगन के पार द्वार, यह सब रचनाएं हैं किसकी? अज्ञेय की। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की है। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी। आलवार भक्तों की संख्या मानी गई है। आलवार भक्तों की संख्या। दोस्तों जिन्होंने बी ऑप्शन किया बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। महात्मा बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी से, महात्मा बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे। स्टेटमेंट है किसका है? जिन्होंने बी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। समय बिल्कुल नहीं लेंगे। निम्न में से आदिवासी में समास होगा। आदिवासी में समास, तो जिन्होंने ए ऑप्शन किया है तत्पुरुष समास, अर्थात आदिवासी जो आदि एक उनकी मूल जाति है और उनके रहने का स्थान, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? दोस्तों निबंध है या फिर उपन्यास है या फिर नाटक है या फिर कहानी है? मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? मुझे चांद चाहिए, जिन्होंने सी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है, नाटक है। मुझे चांद चाहिए क्या है? नाटक है। रस सिद्धांत के लेखक का नाम, रस सिद्धांत के लेखक का नाम, रस सिद्धांत, जिन्होंने ए ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है, डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। चित्त तुरंग न्याय की अवधारणा का प्रयोग रख निष्पत्ति में किस आचार्य ने किया? बेहतरीन प्रश्न है। ऐसा बिल्कुल इनको खोद खोद के निकाला है। यही प्रश्न अब बनेंगे क्योंकि यह प्रश्न अभी पूछे नहीं गए हैं। यही प्रश्न अभी पूछे नहीं गए हैं। चित्त तुरंग न्याय की अवधारणा किसकी है? तो इसे यह है आचार्य शंकुक की। आचार्य शंकुक, जिन्होंने बी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है। आचार्य शंकुक है, शोक नहीं, आचार्य शंकुक, आचार्य शंकुक। अगला क्वेश्चन है अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विवेचन किस दार्शनिक मत पर आधारित है? तो जिन्होंने ए ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है। अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विवेचन शैव मत पर आधारित है। कौन सा युग्म विपरीत लक्षण रखता है? इसमें से आपको अलंकार को पहचानना है। कौन सा युग्म विपरीत लक्षण? ध्यान दीजिएगा, जो अलंकार इधर है इसका उल्टा विपरीत लक्षण। जिन्होंने बी ऑप्शन किया है उपमा का उल्टा प्रतीप होता है। उपमा का उल्टा प्रतीप होता है। रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग, रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया? आचार्य वामन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? प्रथम तार शतक, द्वितीय तार शतक। यहाँ पर आपको लिखा था 1943, 1951, 1962 और 1979। ये चारों तार सप्तक है। चारों तार सप्तक का हमने अलग अलग टिक भी बनाया है। पहला जो हमारा तार सप्तक है, देखते हैं। पहला तार सप्तक है गाने प्रभा गिराए, गाने प्रभा गिराए। ठीक है। गा से हमारे हो जाएंगे गजानन माधव, ने से हमारे हो जाएंगे नेमचंद, गा से हमारे हो जाएंगे गजानन, गजानन माधव, ने से हो जाएंगे नेमिचंद, रा से हो जाएंगे, रा से हो जाएंगे इसमें नहीं है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इस पहले वाले ट्रिक में नहीं है, इसमें नहीं है। दूसरे में देखते हैं। दूसरा ट्रिक क्या है? दूसरा हमारा ट्रिक है प्रभा कुमके कीर्ति, प्रभा कुम, हाँ दूसरा। तो हमारे दूसरे में आ जाएंगे, दूसरे तार सप्तक में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दूसरे तार सप्तक में है। ठीक है, दूसरे में हमारे आ जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565। अभी इससे पहले नहीं आपको बताए थे। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? अर्ध कथानक बनारसीदास जैन 1641। आत्मविधा है, क्या है? आत्मविधा किसकी है? बनारसीदास, बनारसीदास जैन 1641। ठीक है, 1641 क्या है? आत्मकथा है, बनारसीदास जैन। इनमें से किससे ब्रज भाषा का विकास हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। किसका? ब्रज भाषा का विकास, जिसको क्या कहते हैं? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं, इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं। कौन कौन है? ब्रज भाषा है, खड़ी बोली, खड़ी बोली को राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी बोली भी कहा है। ठीक है, खड़ी बोली हो गई। और इसके बाद कन्नौजी है, कन्नौजी। और उसके बाद बुंदेली, बुंदेली। और इसके बाद एक और है हरियाणवी, हरियाणवी, जिसको हम बांगरू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बांगरू के नाम से। ये हमारा क्या हो गया? सौरसेनी अपभ्रंश हो गया। सौरसेनी की अपभ्रंश के अंदर पश्चिमी हिंदी आती है, और अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर हमारी पूर्वी हिंदी आती है। इसको पहले भी बताया था आपको। ठीक है, गा अक्षर का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। गा अक्षर का उच्चारण स्थान कंठ से, का ख गा कंठ से होगा। देशिल वैना, आज का हमारा बस 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं। देशिल वैना सब धन सब जन मिठा, देतेशन अवहट्टा, अवहट्ट के हमारे आदिकालीन कवि विद्यापति, बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन। आदिकालीन कवि विद्यापति, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, कीर्ति लता और पदावली इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई? रामचरितमानस के प्रारंभ में किसकी वंदना की गई है? रामचरितमानस के प्रारंभ में सरस्वती गणेश की वंदना की। किसकी वंदना की? सरस्वती गणेश की। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी नहीं बोली जाती, भोजपुरी नहीं बोली जाती, कहाँ नहीं बोली जाती भाई भोजपुरी? भोजपुरी मेरठ में नहीं बोली जाती। मेरठ में क्या बोली जाती है? खड़ी बोली। मेरठ, आगरा, मेरठ, आगरा और दिल्ली के आसपास खड़ी बोली बोली जाती है। बाकी बनारस में भी भोजपुरी है, बलिया, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को श्रृंगार काल इन्होंने बी ऑप्शन किया है, बिल्कुल राइट है। दोस्तों बस आज हमारी प्रश्नोत्तरी यही तक, बाकी कल लेकर के फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।